नमस्कार। और इस खास विचार विमर्श में स्वागत है। आज हम जिस विषय की गहराई में उतर रहे हैं वो है यौवन, मतलब कि जवानी। हमारे सामने ऑन यूथ नाम का एक लेख है। उसके कुछ अंश हैं जो इस दौर की प्रकृति, इसकी जो बेहिसाब ऊर्जा है और जो चुनौतियां आती हैं उन पर एक बहुत ही, कह सकते हैं, रोचक नजरिया पेश करते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो हमारा इरादा है कि इस लेख में जो विचार हैं उन्हें थोड़ा खंगाला जाए। जवानी आखिर है क्या, इसकी पहचान क्या है, इसमें किस तरह के विरोधाभास देखने को मिलते हैं, और हाँ, प्रेम की इसमें क्या भूमिका बताई गई है। चलिए इस सोच की परतों को खोलना शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये लेख, जैसा आपने कहा, जवानी को सिर्फ उम्र का एक पड़ाव नहीं मानता, बल्कि इसे एक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और यहाँ तक कि एक तरह से दार्शनिक अनुभव की तरह देखता है। तो ये देखना वाकई दिलचस्प है कि लेखक जवानी के इस जटिल तस्वीर को कैसे बनाता है, खासकर इसकी ऊर्जा और इसके अंदर के जो द्वंद्व हैं उनको लेकर। हाँ, लेख की शुरुआत ही एक बड़े बदलाव से होती है। मतलब जवानी यानी खेलकूद से काम की तरफ बढ़ना, परिवार पर जो निर्भरता थी उससे आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम। इसे थोड़ा अराजक और अहंकारी भी कहा गया है, शायद इसलिए कि भाई परिवार में तो अक्सर हर इच्छा पूरी हो जाती थी। हाँ बिल्कुल, वो माहौल ही अलग होता है। लेकिन जैसे ही युवा दुनिया में कदम रखता है तो एक आज़ादी का एक नशा सा छाता है जो उसे जैसे ब्रह्मांड को जीतने और बदलने के लिए उकसाता है। हाँ। और इसमें एक्शन यानी कर्म पर बहुत जोर है। डेमोस्थेनीज का जिक्र भी करते हैं लेखक। वो जवानी को आत्मविश्वास से भरपूर, बेपरवाह, रोमांच और हाँ, जोखिम भरे कामों का शौकीन बताते हैं। उसे अतिशयोक्ति पसंद है, असीमितता अच्छी लगती है क्योंकि वो ऊर्जा से भरी हुई है। एक बहुत अच्छी लाइन है, व्यक्ति उतना ही जवान होता है जितने जोखिम वो लेता है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, और ये स्थापित नियमों कानूनों को मतलब मुश्किल से बर्दाश्त करती है। सही कहा, जहां शांति चाहिए वहां शोर मचाना चाहती है। बिल्कुल। जहां ठहराव की उम्मीद हो वहां एकदम एक्टिव रहना चाहती है। सही। इसे एक लगातार नशे और हर चीज अति में, वो यूनानी शब्द है पांता आगेंड, उसका दौर बताया गया है। लगता है जैसे जवानी सिर्फ आज में जीती है, न कल का कोई पछतावा, न आने वाले कल का डर। हाँ बिल्कुल, जैसे किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हों और पता ही नहीं कि चोटी के उस पार क्या है, बस चढ़ते जाना है। ये तेज संवेदनाओं और मतलब बिना ठंडी पड़ी इच्छाओं का योग है। अच्छा। अनुभव अभी बार बार दोहराए जाने से या मोह भंग होने से बेस्वाद नहीं हुआ है। उस वक्त तो सिर्फ महसूस करना ही अपने आप में एक मीठी और शानदार बात लगती है। हर पल को उसी पल के लिए जिया जाता है और दुनिया को एक खूबसूरत तमाशे की तरह देखा जाता है। और यहाँ खुशी को भी प्रवृत्तियों का स्वतंत्र खेल कहा गया है। और लेखक के अनुसार यही जवानी है। एक थोड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि लेखक का मानना है कि ज्यादातर लोगों के लिए जीवन का यही एकमात्र दौर होता है जब वे सच में जीते। हाँ, ये थोड़ा दुखद भी लगता है सुनने में। बिल्कुल, 40 के बाद तो कई लोग बस एक स्मृति बनकर रह जाते हैं, उस लौ की बुझी हुई राख जो कभी धधकती थी। पहलू भी है जिसका जिक्र एक मशहूर कहावत से होता है, सी जेनिस सावे एवीएस पूवे। हाँ, सुना है, काश जवानी जानती और बुढ़ापा कर सकता। बिल्कुल, ज्ञान अक्सर तब आता है जब करने की शक्ति या इच्छा वो चली जाती है। और इसी संदर्भ में स्वास्थ्य को सीधे कर्म से जोड़ा गया है। व्यस्त रहना ही कृपा और संतोष पाने का रहस्य बताया गया है। अच्छा, मतलब कर्म ही सब कुछ एक तरह से। हाँ, चीजें बनाने में खुशी है, सिर्फ उनका उपभोग करने में नहीं। थॉरो का उदाहरण दिया है लेखक ने कि जब कोई अपना घर खुद बनाता है तो उसके दिल में वैसे ही गीत वापस आता है जैसे कोई पक्षी घोंसला बनाते समय गाता है। वाह, सृजन का संतोष। हाँ, सृजन में ही असली संतोष है। और खेलकूद को तो कक्षा से बेहतर बताया गया है, बेसबॉल को दर्शन शास्त्र से भी ऊपर। हाँ, ये दिलचस्प है कि शारीरिक सक्रियता को कितना महत्व दिया है। बिल्कुल, यहाँ तक कि नीशे का हवाला देते हुए कहा गया है, एक सज्जन व्यक्ति की पहली जरूरत है कि वो एक उत्तम पशु हो। यानी शारीरिक स्वास्थ्य और ताकत वो मानसिक ज्ञान जितने ही जरूरी हैं। अगर हम अपना घर नहीं बना सकते तो कम से कम चल सकते हैं, कुछ फेंक सकते हैं, दौड़ सकते हैं। मतलब शारीरिक कर्म महत्वपूर्ण है। और सीखने की प्रक्रिया पर भी एक खास टिप्पणी है,
कहा गया है कि स्कूल शायद सिर्फ पढ़ना सिखाता है और कॉलेज ये सिखाता है कि जरूरत पड़ने पर जानकारी कहाँ और कैसे खोजनी है, जो शायद कॉलेज की सबसे अच्छी कला है। हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। लेकिन असली बात ये है कि किताब से सीखा ज्ञान तब तक अधूरा और बेकार है जब तक उसे जीवन में आजमाया ना जाए, परखा ना जाए। सही। केवल तभी वो हमारे व्यवहार और इच्छाओं को प्रभावित कर सकता है। असल में तो जीवन ही हमें शिक्षित करता है, और शायद जीवन में भी सबसे ज्यादा शिक्षा प्रेम से मिलती है। हाँ, प्रेम से। और इसी दौरान जाहिर है यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी का दौर आता है, और उसके साथ ही आती है आत्मचेतना, जिसे लेखक ने विचार की उत्पत्ति कहा है। हाँ, विचार की उत्पत्ति। अचानक लड़का अपने बेफिक्र एक्शन से हटकर सोच विचार में पड़ जाता है। लड़कियों के व्यवहार में भी बदलाव दिखता है। वो सजने संवरने पर ज्यादा ध्यान देने लगती हैं, बालों को सलीके से संवारती हैं। लड़के भी गर्दन साफ रखने और जूते चमकाने लगते हैं। बिल्कुल, वो एक नई जागरूकता आ जाती है अपने लिए। और ये बौद्धिक विकास सेक्स चेतना के साथ कदम मिलाकर चलता है। वो जो सहज प्रवृत्ति थी उसकी जगह विचार ले लेता है, और तुरंत कर्म करने की जगह शांत चिंतन। इसी समय कविता और कल्पना का फूल खिलता है। हजारों कल्पनाएं और शानदार महत्वाकांक्षाएं मन में उमड़ने लगती हैं। और ठीक इसी समय, जैसा आपने कहा, युवा खुद को और इस दुनिया को गहराई से परखना शुरू करता है। वो दुनिया का अर्थ समझने की कोशिश करता है, अनगिनत सवाल पूछता है और सिद्धांत गढ़ता है। बुराई क्या है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास क्या है, भाग्य क्या है, आत्मा, ईश्वर, ये सब सवाल घेर लेते हैं। हाँ, ये बड़े सवाल हैं जो इस उम्र में बहुत परेशान करते हैं। और धार्मिक रूपांतरण या फिर धर्म पर गहरा संदेह भी इसी दौर की उपज हो सकता है। प्रेम की जो नई उठती लहरें हैं उनसे जुड़कर धर्म और मजबूत हो सकता है, या फिर मन में इच्छाओं की बढ़ती धारा के खिलाफ संघर्ष करके ये थोड़ी देर के लिए एक विद्रोही नास्तिकता का रूप भी ले सकता है। ये एक बहुत ही कह सकते उथल पुथल का समय होता है अंदरूनी तौर पर। और इसी के आसपास युवा दर्शन शास्त्र की खोज करता है, पर अक्सर उसे बहसबाजी में बदल देता है। हाँ, वो भी होता है। भरा हुआ दिल गीत और नृत्य में फूट पड़ता है। सौंदर्य बोध इच्छा के अति प्रवाह से पोषित होता है। संगीत और कला का जन्म होता है, लेकिन दुनिया को खोजते हुए वो बुराई को भी पहचानता है और अपनी ही प्रजाति यानी इंसानों की फितरत को देखकर चौंक जाता है। बिल्कुल, वो देखता है कि परिवार का आधार तो आपसी मदद था, एक तरह का सहयोग था, लेकिन समाज का सिद्धांत तो प्रतिस्पर्धा है, अस्तित्व का संघर्ष है, जहां कमजोर खत्म होता है और मजबूत जीतता है। हाँ, ये एक बड़ा झटका होता है। बिल्कुल, ये देखकर युवा हैरान और परेशान होकर विद्रोह कर देखता है। वो दुनिया से मांग करता है कि वो खुद को एक परिवार की तरह बनाए, उसे घर जैसा स्वागत, सुरक्षा और भाईचारा दे। यहीं से लेखक कहता है समाजवाद का आकर्षण शुरू होता है। अच्छा, ये एक दिलचस्प कनेक्शन है। लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त के साथ युवा इस व्यक्तिवादी जीवन के खेल में खिंच जाता है। मुकाबले का रोमांच उसके खून में समा जाता है। कुछ पाने की इच्छा जाग उठती है और वो सोना यानी धन और शक्ति पाने के लिए हाथ फैलाता है। और फिर वो विद्रोह खत्म हो जाता है, खेल जारी रहता है। हाँ, वो आदर्शवाद शायद कहीं दब जाता है। और इन सब के बाद अंत में युवा प्रेम की खोज करता है। उसने शायद पपी लव, वो बचपन का या किशोर अवस्था का क्षणिक आकर्षण जाना हो, जो आने वाले गहरे प्रेम की एक हल्की सी आहट होती है। हाँ, टीनेज वाला प्यार। हाँ, और उसने अपरिपक्व इच्छा के अकेले संघर्षों को भी जाना होगा। लेकिन लेखक कहता है कि ये सब तो बस तैयारी थी जो आत्मा को गहरा बनाती है, ताकि वह आराधना वाले आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो सके। लेखक यहाँ रोमांटिक प्रेम का बहुत ही खूबसूरत वर्णन करता है। लड़की अचानक शांत और विचारशील हो जाती है, जैसे जीवन की धारा उसमें सचेत सृजन तक ऊपर उठ रही हो। युवक उत्सुक और बेचैन होता है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से विनम्र और कोमल, अद्भुत कोमलता और निष्ठा से भरा हुआ। हाँ, बहुत ही काव्यात्मक वर्णन है, और इसे लेखक ने मानवीय अनुभव और सभ्यता की सबसे ऊंची पहुंच कहा है। यहाँ इस रोमांटिक प्रेम में विचारों की जीत या सत्ता हासिल करने से भी बढ़कर मनुष्य की सर्वोच्च उपलब्धि है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात कही गई है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर लेखक एक बहुत बड़ी और आज के समय की चुनौती खड़ी करता है। आज का जो जटिल और अनिश्चित जीवन है, वो शादी को प्रेम की उस स्वाभाविक उम्र से बहुत आगे धकेल देता है। हाँ, ये एक बहुत ही प्रासंगिक मुद्दा है आज के दौर में। तो सवाल ये उठता है कि इच्छा के जागने और आर्थिक रूप से शादी करने लायक स्थिरता पाने के बीच के जो साल हैं, जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
हाँ, उन सालों में युवा आखिर करे क्या? और लेखक का जवाब बहुत तीखा और सीधा है। वो कहता है सभ्यता को या तो जल्दी शादी को फिर से संभव बनाना होगा या फिर प्रेम को ही छोड़ देना होगा। बाप रे, ये तो बहुत कठोर विकल्प है। हाँ, और वो उन लोगों की कड़ी आलोचना करता है जो मंच पर खड़े होकर तो युवाओं की अनैतिकता की निंदा करते हैं, लेकिन फिर आर्थिक सावधानी का हवाला देकर शादी में देरी का समर्थन करते हैं, जो असल में लेखक के अनुसार गुप्त अनैतिक संबंधों को बढ़ावा देता है। लेखक इसे पाखंड या मूर्खता कहता है, क्योंकि यह उस लिंग पर, खासकर स्त्री के लिए कहा गया है, अप्राकृतिक मांग डालता है जिसके लिए प्रेम ही जीवन है। एक चेतावनी भी दी गई है कि इच्छा नैतिक रोक टोक से बांधे जाने के लिए बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, बिल्कुल। इसकी ताकत हर पीढ़ी के साथ बढ़ी है। लेखक कहता है कि जल्द ही जीवन की ये बाढ़ हमारी बेईमानियों को तोड़ देगी और हमारे लिए नए रास्ते और नई नैतिकताएं बना लेगी, जबकि हम अपनी आंखें बंद किए रहेंगे। ये एक तरह की भविष्यवाणी है, और यहाँ एक डर भी जताया गया है कि कहीं ऐसा न हो कि जब बहुत देर हो जाए तब हमें पता चले कि हमने अपनी सभ्यता की सबसे कीमती चीज, एक पुरुष और स्त्री के बीच का निष्ठावान प्रेम, उसे सोने की उस उजाड़ सुरक्षा के लिए बेच दिया है जो कायर लोग ढूंढते हैं। यानी आर्थिक सुरक्षा के पीछे भागते भागते हमने असली चीज ही खो दी। बिल्कुल, ये डर लेखक जताता है। और अंत में एक बहुत मजबूत संदेश दिया गया है, युवाओं को प्रेम को सबसे ऊपर रखना चाहिए, उसके लिए तन और मन को साफ रखना चाहिए, सगाई के महीनों से उसके महत्व को बढ़ाना चाहिए, गंभीर रीति रिवाजों से शादी करनी चाहिए और बाकी सब कुछ उसके अधीन कर देना चाहिए। हाँ, प्रेम को प्राथमिकता देने की बात है। और बुद्धि, अगर वो जवान होती तो उसे प्रेम को पोषित करना चाहिए था, उसे भक्ति से पालना चाहिए, बलिदान से गहरा करना चाहिए, संतानोत्पत्ति से जीवंत बनाना चाहिए और अंत तक सब कुछ प्रेम के अधीन रखना चाहिए। चाहे प्रेम हमें अपनी सेवा में जला दे या किसी त्रासदी से तोड़ दे, चाहे वो हमें अलगाव से बिखेर दे, उसे ही पहले होना चाहिए। प्रेम के लिए चुकाई गई कोई भी कीमत आखिर कैसे मायने रख सकती है? ये वाकई एक झकझोर देने वाला अंतिम विचार है। बिल्कुल। तो इस लेख के आईने में अगर देखें तो जवानी सिर्फ उम्र का एक पड़ाव नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा, कर्म, सवालों, खोज, खुद की, समाज की और प्रेम की और गहरे विरोधाभासों से भरा एक दौर है। ये एक ऐसा समय है जब इंसान दुनिया को अपनी शर्तों पर जीना चाहता है, लेकिन साथ ही गहरे रिश्तों और जीवन के अर्थ की तलाश भी करता है। हाँ। और जैसा कि लेख इशारा करता है, आज के समय में प्रेम और विवाह को लेकर इसकी चुनौतियां शायद और भी जटिल हो गई हैं। बिल्कुल, ये लेख हमें कई स्तरों पर सोचने पर मजबूर करता है। जवानी की ये जो शक्तिशाली सहज प्रवृत्ति है, काम करने की, अनुभव करने की, प्यार करने की इच्छा, और दूसरी तरफ जो आधुनिक सामाजिक और आर्थिक दबाव है जो इन इच्छाओं को पूरा करने में देरी लाते हैं। हाँ, वो तनाव साफ दिखता है। हाँ, इनके बीच एक स्पष्ट तनाव दिखता है। ये वाकई विचार करने लायक बात है कि प्रेम और जीवन को साधने के लिए भविष्य में कौन से नए रास्ते या कौन सी नई नैतिकताएं, जैसा कि लेख में संकेत दिया गया है, उभर सकती हैं या शायद उभर भी रही हैं। ये एक सवाल है जिस पर शायद आज के युवाओं और पूरे समाज को गहराई से सोचना होगा। बिल्कुल। सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है ये। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको जवानी के इस बहुआयामी और महत्वपूर्ण पहलू पर कुछ नया सोचने का मौका दिया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहरी पड़ताल के साथ। जरूर। धन्यवाद।